बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। मेरा नाम राय नूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो का जो कंटेंट है उसकी हेडिंग है इंटर पार्ट 1 2022 लाहौर बोर्ड ग्रुप फर्स्ट है ये, और मैथ्स ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि 2022 में लाहौर बोर्ड में जो मैथ का पेपर आया उसके जो MCQs हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस करने। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। ये तो आपको पता है जो FSC के स्टूडेंट्स हैं कि ये 20 MCQs होते हैं और इनका जो टाइम है वो 30 मिनट होता है। तो आइए जी क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/n इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। अब देखें, जब हम चैप्टर 3 पढ़ते हैं तो बच्चों को भी हम बार बार बताते हैं कि इसकी डेफिनेशन बड़ी इम्पोर्टेंट है। डेफिनेशन से जो है वो MCQs भी बनते हैं और एज इट इज़ डेफिनेशन भी पूछी जाती है शॉर्ट क्वेश्चंस में। अब देखें तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके मेन डायगोनल में 1 1 हों और मेन डायगोनल के ऊपर और नीचे 0 हों। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि मेन डायगोनल में एटलीस्ट 1 एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो और मेन डायगोनल के ऊपर और नीचे 0 हों। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, रो पे कोई कंडीशन नहीं है। रो मैट्रिक्स होता है जिसमें एक ही रो हो और कॉलम पे कोई कंडीशन नहीं है। अब जो उसने क्वेश्चन पूछा है, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/n इज कॉल्ड। अब देखें यहाँ पर जब हम ऑर्डर लिखते हैं किसी भी मैट्रिक्स का तो पहले जो नंबर लिखा होता है वो रो को डिनोट करता है और जो सेकंड नंबर लिखा होता है वो कॉलम को डिनोट करता है। अब जो फर्स्ट नंबर है वो 1 है, 1/n यानी कि 1 क्रॉस n, एक रो है और कॉलम पे कोई कंडीशन नहीं है, उसके nth कॉलम है, ठीक है। लेकिन 1 से हमें ये पता चल रहा है कि एक रो तो है ना, उस मैट्रिक्स में एक रो है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, रो मैट्रिक्स हुआ। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो है डेल्टा ऑप्शन। ये आपको MCQs इस तरह से ही लग रहे होंगे जैसे आप मेरे पास बैठ के समझ रहे हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं आपस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, द रैशनल फ्रैक्शन एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर -1 इज। तो ये चैप्टर 5 का क्वेश्चन है और जिसमें प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हम बड़ी डिटेल में पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम पार्शियल फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो अब आपको अगर डेफिनेशन आती है तो क्वेश्चन को देखते हुए आप फ़ौरन आंसर कर सकते हैं कि अगर नूमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो या नूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो, ठीक है, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो यहाँ पर देखें तो नूमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बेटा, ओके। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर की अगर डेफिनेशन आती है तो ये मतलब MCQ बिल्कुल आसान है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें, द थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस an इज इक्वल टू -1 की होल पावर n इंटू n-7। ये बेसिकली 6.1 का क्वेश्चन है चैप्टर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज़ में। तो आपने थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो जस्ट आप n की जगह पे 3 पुट कर दें, -1 की पावर 3 और 3 - 7। अब -1 की पावर जो ऑड होती है वो -1 ही रहेगा, 3 - 7 -4 होगा और -1 इंटू -4 करेंगे तो +4। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी बीटा। क्लियर। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 पे, ओमेगा की पावर -29। अब देखें ओमेगा की जब कंडीशन हम पढ़ते हैं ना, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ते हैं तो ओमेगा स्केयर के फार्मूलाज भी पढ़ते हैं। फिर सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0 होता है, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1 होता है। इसी तरह दो प्रॉपर्टीज़ और भी हैं कि जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम आपको एक ट्रिक बताते हैं बच्चों को कि जब भी ओमेगा की पावर 3 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, और ये भी बात बताते हैं कि अगर ओमेगा की पावर 3n हो
यानी कि 3 का मल्टीपल हो तो वो हमेशा 1 के इक्वल होगा, और यहाँ पर n जो है वो बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को। अगर ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल हो, चाहे वो पॉजिटिव मल्टीपल हो चाहे वो नेगेटिव मल्टीपल हो, उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये रिज़ल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पर आप बात करते हैं तो MCQs के लिए हम बच्चों को बताते हैं ये ट्रिक, क्योंकि MCQs के लिए टाइम जो है वो कम है, तो इस वजह से ओमेगा की पावर -29 है, इसमें से आप ओमेगा की पावर -27 जो है वो ख़त्म कर दें तो बाकी क्या बच गया, ओमेगा की पावर -2। ओके, अब ओमेगा की पावर -2 जो है ये किसके इक्वल होगा, ये देखते हैं हम। अब हमें पता है कि ओमेगा क्यूब जो है वो =1 होता है, और ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 के। सही है। इसी तरह अगर मैं ओमेगा =1 ओवर ओमेगा स्क्वायर लिख दूं, और फिर ओमेगा ओमेगा की पावर -2, ओमेगा स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ओमेगा की पावर -2 बन जाएगी। तो हम ओमेगा की पावर -2 ओमेगा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसी तरह अगर मैं ओमेगा को उधर ले जाऊं तो ओमेगा की पावर जो -1 है वो इक्वल हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पर ओमेगा की पावर -2 बनेगा ओमेगा, यानी कि इसकी डेल्टा ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करके क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा और किसी टाइप में या थोड़ा घुमा फिरा के वो पूछते हैं तो आपके वो क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएं। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, इफ़ ABCD = 2 देन BADC का डिटर्मिनेंट, यानी कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो =2 है, तो इसका आंसर बताएं। अब देखें ABCD तो अननोन वैल्यू है, तो यहाँ से अब बड़ा जो है ना वाज़े तौर पे हमें पता चल रहा है कि अगर ये जो इसका सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम को अगर मैं फर्स्ट कॉलम की जगह पे रीअरेंज कर दूँ, जगह चेंज कर दूँ, तो ये वाला डिटर्मिनेंट बन रहा है। तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स आपने एक्सरसाइज 3.3 में पढ़े हैं। तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉलम या 2 रोज़ को इंटरचेंज करता हूँ तो बाहर माइनस आ जाता है। तो अगर मैं कॉलम 2 और कॉलम 1 को इंटरचेंज करूँ तो जो सेकंड कॉलम है वो बेटा BD फर्स्ट कॉलम बन गया, और जो फर्स्ट कॉलम है वो सेकंड कॉलम बन गया, तो ये माइनस के इक्वल आ जाएगा, =2 है। अब इस माइनस को मैं इधर लेके जा सकता हूँ, सॉरी, तो ये किसके इक्वल बन जाएगा, BADC क्या बन जाएगा, -2। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी, बीटा बनेगी। ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन था। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 पे। इन द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स सी द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज, तो चैप्टर 1 में आपने जो है ना 1.2 से पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लेक्स नंबर पढ़ी हैं। उसमें ये बड़ा वाज़े तौर पे लिखा है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो 1 0 होती है, 1,0 ऑर्डर पेयर में, और उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो है वो 0 0 होती है, यानी कि 0,0। यहाँ पर उसने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछा है तो 1,0 यानी कि ए ऑप्शन, अल्फा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 7 पे। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन AX² + BX + C = 0 आर इक्वल इफ, तो ये बड़ा नेचर ऑफ रूट्स का टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो नेचर ऑफ रूट्स हैं वो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करती है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, B² - 4AC। ओके, तो इसके केसेस आपको सारे आने चाहिए। अब जब इक्वल की बात करते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू =0 होती है। सही है, तो डेल्टा ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। अगर यहाँ पे वो कम्प्लेक्स की बात करता है तो डिस्क्रिमिनेंट कम्प्लेक्स के लिए <0 होता है। ठीक है, अगर रियल एंड इक्वल की बात करता तो B² - 4AC > 0 होता। सही है।
ओके। और अगर वो रैशनल और इरेशनल की बात करता तो उसमें भी आगे केसेस हैं। डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो हो और वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स जो हैं वो रैशनल होंगी, और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन ज़ीरो हो और उसका आंसर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स इरेशनल होंगी। तो अभी मैं सिर्फ इलेबोरेट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सही है। तो ये सारे जो केसेस हैं बेटा वो आपको याद होने चाहिए, इससे क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। नेचर ऑफ रूट से लाजमी MCQ आता है बेटा। वैसे तो इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं 4.7 के। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी, बड़ी एक्सरसाइज वो इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 पर। इफ़ ए बी आर नेगेटिव एंड ज्योमेट्रिक मीन इज़ आल्सो नेगेटिव। ये दो केसेस हैं 6.10 से पहले, जिसमें ए बी अगर नेगेटिव हो तो ज्योमेट्रिक मीन इज़ आल्सो नेगेटिव। तो फिर जो केस बनेगा, जो रिलेशन या जो बुक पे लिखा हुआ है उसमें अर्थमेटिक मीन लेस दैन ज्योमेट्रिक मीन लेस दैन हार्मोनिक मीन बनता है, यानी कि डेल्टा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। और अगर इसी तरह आ जाता कि ए बी आर पॉजिटिव एंड ज्योमेट्रिक मीन इज़ आल्सो पॉजिटिव, फिर आना था ए इज़ ग्रेटर दैन जी ग्रेटर दैन एच, तो उसकी कोई ऑप्शन नहीं है पॉजिटिव के लिहाज से। लेकिन अगर पॉजिटिव की बात करता तो फिर लाजमी बात है ऑप्शन पड़ी होती। क्लियर। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो NP(n) इज इक्वल टू, ये परमुटेशन का फार्मूला है, जैसे 5p5 4p4। तो ये आप याद रखें कि ये n फैक्टोरियल के इक्वल है। अगर आपको भूल जाए तो आप इस पे फार्मूला भी लगा सकते हैं, क्योंकि NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल होता है। तो अगर r की जगह पे आप n पुट कर दें, NPN n फैक्टोरियल ओवर n माइनस एन फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो n फैक्टोरियल NPN इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, ये आप याद रख सकते हैं। ओके बेटा। सॉरी। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 पर। सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स इज मोनाइड विद रिस्पेक्ट टू। तो ये एक्सरसाइज 2.8 में बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ग्रुपाइड, सेमी ग्रुप, मोनाइड ग्रुप, फिर एबिलियन ग्रुप। तो उसकी सारी कंडीशंस आपको आनी चाहिए, सही है। सबसे पहले ग्रुपाइड क्या होता है कि जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी लगे, सही है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, उसको हम ग्रुपाइड बोलते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद सेमी ग्रुप में सेमी ग्रुप जो है उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें ऐड हो जाए। ठीक है बेटा। उसके बाद अगर आइडेंटिटी भी ऐड हो जाए तो वो बनाता है मोनाइड। और आइडेंटिटी के साथ साथ अगर उसी सेट में इन्वर्स, हर एलिमेंट का इन्वर्स भी पॉसिबल हो तो वो ग्रुप बनाता है। और इसके साथ अगर इन्वर्स के साथ साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेटा होल्ड करे, तो फिर वो एबिलियन ग्रुप बनाता है। ठीक है, एबिलियन ग्रुप। ओके। तो यहाँ पर जो है हमारे पास सिर्फ उन्होंने पूछा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आप उस सेट में देखें नेचुरल नंबर जो है वो 1 2 3 4 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट नंबर्स। तो इसमें दो नंबर्स को आप ऐड करें, बिल्कुल क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। एसोसिएटिव भी 3 नंबर्स पे आप, आइडेंटिटी नहीं है, एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो नहीं है, इसलिए मोनाइट तो नहीं, सेमी ग्रुप बनाता है एडिशन के लिहाज से। सब्ट्रैक्शन में तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करती, 1 -2 करें -1 इसमें लाई नहीं कर रहा। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखें, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, आंसर इसमें है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, कोई से भी 3 एलिमेंट्स पे आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएं, 2 × 3 × 4, ठीक है, आंसर सेम आएगा। ओके। इसके बाद आइडेंटिटी देखे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 जो है वो 20 में लाई कर रही है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये सेट जो है वो मोनाइड बनाएगा बेटा। ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 11। इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर देन n³ + n इज़ डिविजिबल बाय।
तो ये ऐसा क्वेश्चन है, ये 8.1 का क्वेश्चन है। तो सिंपल आप n की जगह पे पहले 1 पुट करें तो 1 + 1 कितना होगा, 1 + 1 2, फिर 2 पुट करें तो 2 का क्यूब जो है वो 8 + 2 10 आ जाएगा। फिर 3 पुट करें तो 3 का क्यूब जो है वो 27 + 3 30 आ जाएगा। इसी तरह 4 पुट करें तो 64 + 4 तो ये आ जाएगा 68। ठीक है, तो 2 से 3 वैल्यूज़ आप चेक कर लें। अब देखें सारे जो नंबर्स हैं 2 10 30 68, इनको 2 जो है वो डिवाइड कर रहे हैं, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी बीटा। ओके, क्वेश्चन 12 देखें, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन कोसाइन लॉ रिड्यूसेस टू। अगर बीटा जो है वो 90 डिग्री हो तो बेसिकली जो कोसाइन लॉ है b² इज इक्वल टू a² + c² -2ac कोस बीटा। तो बीटा जो है वो 90 डिग्री लगाएंगे तो कोस 90 ज़ीरो हो जाएगा, तो ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो b² इज इक्वल टू a² + c², तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी, अल्फ़ा बनेगी। क्लियर, साथ साथ हैं आप लोग, समझ आ रही है आप लोगों को, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं ये, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेंट एंगल। पेपर में क्वाड्रेंट एंगल आया है, बेसिकली ये क्वाड्रेंटल है, क्वाड्रेंटल वर्ड है ये। तो चलें क्वाड्रेंट एंगल कह लें या क्वाड्रेंटल एंगल कह लें, एक ही बात है। तो ऐसा एंगल जो क्वाड्रेंट्स पे लाई करे, यानी कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे लाई करे, उस एंगल को हम क्वाड्रेंटल या क्वाड्रेंट एंगल बोलते हैं। अब 350 देखें, और क्वाड्रेंटल एंगल की जो वाज़ेह जो निशानी है या पता जैसे चलता है कि वो 90 का मल्टीपल होता है। अब 350 90 का मल्टीपल नहीं है, 390 भी नहीं है 90 का मल्टीपल, -360 जो है ये 90 का मल्टीपल है। ठीक है ना, 90 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो बिल्कुल, तो चार्ली ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है बेटा। ओके, 90 का मल्टीपल हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो क्वाड्रेंटल एंगल होता है। ओके बेटा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। एंगल बिलो द हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड, ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की डेफिनेशन के मुताबिक हॉरिजेंटल लाइन के नीचे जो है ये वाला एंगल जो है इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, और इस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, ये बुक की डेफिनेशन के मुताबिक। तो एंगल बिलो द हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि चार्ली ऑप्शन है। और अगर होता है एंगल अबव द हॉरिजेंटल लाइन तो फिर होना था एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो अ डाई इज रोल्ड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। जब एक डाई को रोल करते हैं तो आपको पता है कि उसके 6 पॉसिबल केसेस हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें वो कहते हैं कि प्राइम नंबर की आप प्रोबेबिलिटी बता दें। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 3 और 5 हैं, ये 3 प्राइम नंबर हैं। तो 3/6 टोटल जो नंबर्स हैं वो 6 हैं, तो 1/2 इसकी करेक्ट ऑप्शन है, डेल्टा ऑप्शन है बेटा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। रेफरेंस एंगल ऑफ tan x इज इक्वल टू -1 इक्वल्स, रेफरेंस एंगल जो है हमेशा बेटा पॉजिटिव होता है और ये 0 से ग्रेटर होता है और 90 से लेस होता है, ये आपने याद रखना है। हमारी बुक में यानी कि पार्ट 1 की बुक जो है उसमें ज़्यादातर जो रेफरेंस एंगल है वो 30 45 और 60 डिग्री ही क्वेश्चंस के अंदर बार बार आते हैं। बाकी ये बता दी इसकी रेंज 0 से ग्रेटर और 90 से लेस। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करता है, रेफरेंस एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो tan इनवर्स -1, तो ये -π/4 बनती है, लेकिन रेफरेंस एंगल इसका बेसिकली tan इनवर्स 1 है, π/4। बीटा ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है बेटा। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 17 पे। इन द एक्सपेंशन इफ n इज इवन देन मिडल टर्म इज 8.2 का ये टॉपिक है जनरल टर्म का, जिसमें मिडल टर्म का टॉपिक भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके इंडेक्स पे डिपेंड करता है, एन पर डिपेंड करता है। अगर एन इवन होगा तो मिडल टर्म 1 होगी, और अगर एन जो है वो ऑड है तो मिडल टर्म 2 होगी। अगर एन जो है वो इवन हो तो इसका फार्मूला बेटा n/2 + 1, या इसको आप n+2/2 भी कह सकते हैं टर। और अगर n जो है वो ऑड हो तो उसकी मिडिल टर्म का 2 फार्मूले हैं, n+1/2
और n+3/2। और टर्म और अगर n है तो 2 टर्म्स आएंगी मिडल टर्म, और n इवन है तो एक मिडल टर्म आएगी। इसके एलसीएम लेके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये और है ओके, और ये एंड, ये दोनों वैल्यूज़ आनी है। तो इसमें देखें कौन सी ऑप्शन है, बीटा ऑप्शन है, n/2 + 1 ओके, ये इसकी मिडल टर्म होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे ओके। रेंज ऑफ y इज इक्वल टू सीकेंट x, तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। चैप्टर 11 में 11.1 से पहले जो टेबल बना हुआ है वो आपको आना चाहिए। तो इसकी जो रेंज है वो y इज़ लेस एंड इक्वल टू -1 और y इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 1, डेल्टा ऑप्शन बनती है। और इसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स होते हैं, बट x इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2, यानी कि ऑड मल्टीपल जो π/2 के हैं वो आप पुट नहीं कर सकते, बाकी सारे रियल नंबर इसमें पुट कर सकते हैं, वो इसकी डोमेन है। रेंज की जब बात कर रहे हैं तो रेंज इसकी ये है, तो वो टेबल बेटा आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो 19 में देखें tan−1√3, तो ये tan−1√3 जो है √3 1, और ये आ जाएगा 60 डिग्री और 2, तो ये बनेगा 60 डिग्री, यानी कि हमारे पास 60 डिग्री की ट्राइंगल बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल 60 30 90। तो cos 90 जो है वो 1/2 है ट्राइंगल। आपको ये बड़ी 3 इंपॉर्टेंट ट्राइंगल हैं, 45 45 90 30 60 90, तो वहाँ से आपको ये बड़ी इजीली आंसर मिल गया, बड़ा इजीली। cos 60 की वैल्यू आ गई 1/2, चार्ली ऑप्शन मिली हमें। अच्छा जी, MCQ लास्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट MCQ है हमारे पास, और ये सम टू प्रोडक्ट वाला फार्मूला है। ये 10.4 एक्सरसाइज में आपने फार्मूले पढ़े हुए हैं, वो बेटा फार्मूला आप लगा दें। देखें cos A प्लस cos B इज इक्वल टू, फार्मूला मैं लिख देता हूँ एक दफ़ा ताकि आपको याद रहे, cos A plus B/2 and 2 cos A plus B/2 and cos A minus B/2। ठीक है बेटा, इसमें फार्मूला लगाएं तो 2 cos 48 plus 12 डिवाइड बाई 2 cos 48 minus 12 डिवाइड बाई 2। ठीक है, A की वैल्यू यहाँ पर 48 है और B की वैल्यू 12 है। सिंप्लीफाई करें, 48 plus 12 60, 60 डिवाइड बाई 2 30 डिग्री, 48 माइनस 12 करो, कितना बनता है 36 डिवाइड बाई 2 किया 18 डिग्री। कोस 30 की जो वैल्यू है वो √3/2 होती है, कोस 18 डिग्री, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 कोस 18 डिग्री। ऑप्शन देखें ज़रा कौन सी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। ठीक हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको समझाया भी, काफ़ी डिटेल में कोशिश की है कि आपको हर तरह से एक MCQ के अंदर मज़ीद कोई अगर MCQ उसी टाइप का बन सकता है तो वो भी मैंने बताने की कोशिश की है। पता नहीं कितना कामयाब हुआ हूँ इसमें मैं, तो वो आप लोग ही बता सकते हैं। तो इस तरह हमने ये तकरीबन 24 मिनट में सारे MCQs कर लिए। हाँ, जिस बच्चे की अच्छे से तैयारी हो तो तकरीबन 12 से 15 मिनट में या 20 मिनट में MCQ कर लेता है, अगर अच्छी तैयारी हो 20 के 20 MCQs वो कर लेता है बेटा। तो इन को अच्छे से पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। बाकी अल्लाह आप सबको कामयाब करे, और मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी कर दिया करें। तो अपना बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ बेटा।